कांग्रेस ने मंडल मुख्यालय पौड़ी में कमिश्नर के स्थायी तौर पर न बैठने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान CWC सदस्य गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दलोनी अर्बन मल्टी स्ट्रीट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी LUCC के धोखाधड़ी कर जनता की गाढ़ी कमाई ठगने के मामले पर विरोध जताया। गोदियाल ने कहा कि मंडल मुख्यालय में कमिश्नरी केवल नाम की रह गई है, जबकि देहरादून से ही सारे कार्य हो रहे हैं, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कांग्रेसियों ने LUCC सोसाइटी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। धरने में कांग्रेस के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहित सिंह और अन्य शामिल थे। ये ज्ञापन कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और जो हमारी महिला हैं उनके माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय आयुक्त महोदय हेतु दिया गया है। ये ज्ञापन उन महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा ताकि इस मामले का शीघ्र निस्तारण किया जा सके। जी हाँ, वो आयुक्त महोदय के लिए है, जो महोदय के समक्ष रखा जाएगा ताकि इस मामले का शीघ्र से जाँच करके इसकी कार्रवाई कर सके। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से एक LUCC नाम की कंपनी सहकारिता में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उत्तराखंड में बैंकिंग कारोबार करने लगी। पहले तो ये बात है कि एक कृषि समिति के रूप में रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव समिति बैंकिंग कारोबार कैसे कर पा रही है, और उसके बाद सरकार के पास ये सूचना होनी चाहिए थी कि इस प्रकार के अनैतिक कारोबार से हो सकता है कि लोगों को कहीं ठगा न जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं देखा। और आज जब हजारों की लाखों की संख्या में हमारे भाई बंद सब ठगे गए हैं, तो हमने सोचा कि इनकी आवाज उठाई जाए। लोगों ने पहले कोशिश की, मंत्री से मिले, सहकारिता मंत्री से मिले, समाधानकारक जवाब नहीं मिला। तो हमें यह अंदेशा है कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये बात है, तो सहकारिता मंत्री जी का भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ रोल होगा निश्चित रूप में। उनके मर्जी के बिना ये काम नहीं चल रहा था, इसलिए सहकारिता मंत्री जी की भूमिका की भी इस प्रकरण में जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मांग है कि हमारे इन बहनों के साथ जो भी ठगी गई है उनके साथ न्याय हो। पूरे उत्तराखंड में ठगी हुई है, व्यापक रूप में ठगी हुई है। वो दुबई जो व्यक्ति है चला गया, वो दुबई गया, जमीन के नीचे गया। ये सरकार है, उसको लाए, उसको दंडित करे और इन लोगों का पैसा इनको वापस दिलाए। बिल्कुल भाई, इस पे सरकार ने अभी जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया। बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस मामले में सबसे ज़्यादा महिलाओं को ठगा गया है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार ने महिलाओं को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन हम सरकार को भी अल्टीमेट देते हैं कि यदि 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने इन लोगों का पैसा वापस नहीं दिया तो यह उग्र आंदोलन होगा। और फिर सरकार को भी समझना होगा कि महिलाएं अब भोली भाली नहीं रही, तुम लोगों ने ठग दिया चारों तरफ से महिलाओं को। लेकिन हम इसमें ठोस कदम उठाएंगे भाई, और 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने वाले हैं। तो सर, ये जो मामला आ रहा है तो हम अक्टूबर से ही परेशान हैं। जो मेरी आरडी थी यहाँ से, तो 2 आरडी थी मेरी, एक मेरी जुलाई में पूरी हो गई थी। तो जुलाई, ये मामला अक्टूबर का है पर मेरी आरडी जुलाई में पूरी हो गई थी। जुलाई की आरडी भी मेरे को नहीं मिली। तो साहब हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो इसके वो है उनका भी कोई घोलमोल है इस पर। क्योंकि अगर जुलाई में आरडी पूरी हुई तो उन्होंने जुलाई में दी क्यों नहीं, अक्टूबर पे क्यों घसीट रहे हैं हमें कि अक्टूबर में मिलेगी। ये तो अक्टूबर में हुआ, जो ये घोटाला हुआ ये अक्टूबर में हुआ। तो हम जितनी भी यहाँ पे लेडीजें आ रखी हैं, हमारी आरडी जुलाई तक की पूरी हो गई थी। अरे कहीं ना कहीं हमारे पास कोई पासबुक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कह रहे कि अब मिलेगी तब मिलेगी, अब मिलेगी तब मिलेगी। इस वजह से हम परेशान हैं और यहाँ तक आए हैं। और हमें ये चाहिए कि हमको हमारा खून पसीने का पैसा है। मेरे हस्बैंड आर्मी में है और आर्मी वालों को आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे करके कहाँ बर्फ़ में रहते हैं, धूप में रहते हैं, बारिश में रहते हैं। एक एक रुपये भी हमारे लिए बहुत कीमती है और हम अपना पैसा लेके रहेंगे। सर, हमें इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमारी ये बातें नहीं सुन रहे हैं और हमें 3-6 महीने हो चुके हैं। मतलब 6 महीने के लगभग हमारे कोई इसको काम को नहीं हो पा रहा है और हमारे पैसे इसमें LUCC में फंस रखे हैं। इस वजह से हमें यहाँ आज न्यायालय कार्यालय में आना पड़ रहा है। मान रहे हैं क्योंकि थोड़ा हमें ये मिला था कि 25 जनवरी तक आपका मामला सुलझ जाएगा, परंतु मामला नहीं सुलझा। तो इस वजह से हमें पौड़ी पुलिस अधीक्षक में वो करना पड़ा। जो ये है LUCC कंपनी है, तो इन्होंने कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत बताया था। और इसमें हम सारी ज़्यादातर महिलाएं हैं हम लोग कम पढ़े लिखे थे। इन्होंने हमको प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की इनकी सबकी फ़ोटो दिखा के बोला कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, इसलिए हमने इसमें
काम किया है, लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम हुआ तो इन्होंने कहा कि कंपनी बंद हो गई। मतलब ये है कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा फंसा पड़ा है और लोग हम पे दबाव बना रहे हैं कि पैसे दो पैसे दो। हमने तो ब्रांच में जमा कर रखा है जो पेमेंट थी, लेकिन अब ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि बंद हो गया, सोसाइटी बंद हो गई। तो सबसे पहले हमारी एक ही मांग है कि पब्लिक हमें जो जिनका पैसा है वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हम उनसे ये मांग करेंगे कि मतलब हमारा पैसा कहीं जल्द से जल्द दिलाएं और हम पब्लिक को शांत कर सकें, क्योंकि पब्लिक हमारे घर में आने के लिए तैयार हो रखी है और हमें मतलब धमकी भी दे रही है और प्लस गाली गलौज तो खैर कर ही रहे हैं, लेकिन धमकियाँ भी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम हमारा पैसा दो। अब आप ये बताओ सर कि 12-14-15 लाख रुपये आदमी कहाँ से देगा? हमारे घर में इतने हैं नहीं कि 15 लाख रुपये हमने घर के अंदर रखे हों और हम पब्लिक का पैसा दे सकें, लेकिन पब्लिक हमें बहुत परेशान कर रही है। तो हमारी माननीय गणेश गोदियाल जी से ये वो है कि हमारा पैसा कहीं किसी भी हालत में अपना वो करके मतलब जो भी उनका वो है दिलाएं, हमारा पैसा दिलाएं। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ के बैनर तले जल संस्थान के संविदा श्रमिकों ने पौड़ी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। श्रमिक 1 अप्रैल 2024 से 25% बढ़े हुए मानदेय की मांग कर रहे हैं, जैसा कि पूर्व मुख्य महाप्रबंधक द्वारा डिवीजन को दिए गए आदेश में उल्लेखित था। इसके अलावा श्रमिकों ने 2014 से ठेकेदार के न दिए गए साप्ताहिक अवकाश का भुगतान भी करने की मांग की है। इस आंदोलन का समर्थन टिहरी जिले के शाखा अध्यक्ष केसर सिंह रावत, सचिव हरीश कुमार, उप सचिव सबर सिंह सहित अन्य नेताओं ने किया। संघ के प्रदेश महामंत्री मंगलेश लखेड़ा ने कहा कि जब तक इन मांगों का समाधान नहीं होता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने में पौड़ी शाखा अध्यक्ष सुरजीत डोबरियाल, सचिव कुलदीप रावत और अन्य नेताओं की भी उपस्थिति रही। हमारी जो देहरादून में धरना प्रदर्शन हुआ था तो उसमें हमारी जो मांगे थी वो मुख्यालय ने मान करके यह कहा था कि ये पोटली है, इसको लेकर के आप अपने अधिशासी अभियंता के पास जाओ और वहाँ जाकर के ये पोटली खोलना। जब हम वहाँ से यहाँ आते हैं, अधिशासी अभियंता के पास आते हैं, तो पहले तो ये कहा जाता है कि यहाँ तक अभी उनकी पोटली की जो रिसीविंग है वो यहाँ तक नहीं पहुँच रखी है। तो फिर हम उनके पास में यहाँ पे अपना देते हैं, जो वहाँ से हमारे पास पोटली दे रखी थी तो उसको देते हैं कि भाई ये बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम कर देंगे। हमने जो यहाँ पे बैठे हुए हैं अधिकारी, अकाउंटेंट साहब हो गए, अधिशासी अभियंता जी हो गए और अधीक्षण अभियंता साहब हो गए, इन सब के सामने वो पोटली का जिक्र सबके सामने किया। पहले तो उन्होंने कहा कि आप ठेकेदार के आदमी हो, ये चलता रहा इनका। उसके बाद जब हमने इनके पास बोला कि ये पोटली है, हमें इसके विषय में बात करनी है, तो हमारे जो साथी हैं, श्रमिक साथी हैं, इन्होंने हमारा जो बढ़ा हुआ था वो देना तो छोड़ो, हमारे जो साथी हैं उनके कमरे खाली करने के लिए बोल दिया गया। अगर जो आप धरना दोगे तो आप कमरे खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। ये हमारे यहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो हमको दबाने का हमेशा ये काम करते हैं कि ये जैसे ही धरने पे बैठेंगे वैसे ही इनको हटाने का काम करना है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पौड़ी शाखा में जो धरना लगाया गया है उसमें कुछ हमारी मांगी थी, जो कि देहरादून में हमारे द्वारा देहरादून में भी धरना लगाया गया था और देहरादून में मुख्यालय के द्वारा जो है कुछ वहाँ से निर्देश दिए गए थे जो शाखाओं के जो अधिशासी अभियंता हैं उनको, कि जो समस्याएं इनको जो है जल्दी ही मतलब इनको वेतन हो, ईपीएफ, ईएसआई एवं सारी समस्याएं थी उनका समाधान करने के लिए कहा गया था। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि कई शाखाओं में तो इस चीज़ का समाधान हो चुका है, लेकिन पौड़ी शाखा एक ऐसी शाखा है कि जहां पर अधिशासी अभियंता ने आज तक इनको जो 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा हुआ वेतन दिया जाना था 25% के साथ में, उसका अभी तक भुगतान नहीं किया और जो एरियर बनता है उसका भी भुगतान नहीं किया और बोनस का अभी तक नहीं दिया गया है। और जब भी वेतन की बात श्रमिक अधिशासी अभियंता या किसी से भी करता है अधिकारी वर्ग से, तो इनका कहना होता है कि आप एक दबाव बनाने के लिए कि आप कमरे को खाली कर दीजिए। इनकी ये मांगे हैं कि इनको 1 अप्रैल 2024 से एरियर मिलना था, बढ़े हुए वेतन पे वेतन मिलना था, वो अभी तक नहीं मिला है। उसके संबंध में हमने अधीक्षण अभियंता महोदय से स्वीकृति भी ले ली है और सारे ठेकेदारों को यहाँ से पत्र भी प्रेषित कर दिए गए हैं कि इनको एरियर देते हुए अपने बिल प्रस्तुत करें भुगतान हेतु। अभी तक तो बिल प्रस्तुत नहीं हुए हैं। अब ठेकेदारों से हम ये पूछेंगे कि इनको जो एरियर है वो अभी तक क्यों भुगतान नहीं किया गया है। जल्द से जल्द इनका भुगतान करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हो जाना चाहिए था, लेकिन जल्द से जल्द इनका भुगतान करवाया जाएगा।
प्रदेश भर में चलाए जा रहे अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान के तहत कोटद्वार के ग्रासनगंज स्थित एक मदरसे को सील कर दिया गया। कोटद्वार के एसडीएम सोहन लाल सैनी ने जानकारी देते बताया कि विभिन्न विभागों की टीम के साथ ग्रासनगंज स्थित मदरसे का निरीक्षण किया गया, जहां पर यह मदरसा अवैध पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मदरसे को सील कर दिया है। एसडीएम ने कहा कि यह कार्रवाई प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत की गई है, जो अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अवैध संस्थानों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई से क्षेत्र लोगों में प्रशासन की ओर से कड़ी निगरानी की उम्मीद जगी है। की गई है, जिसमें गाशनगंज में जो एक मदरसा हमें ऐसा संचालित होना पाया गया है जिसमें उनका पंजीकरण नहीं था, तो पंजीकरण न होने के कारण उसको जो है तत्काल प्रभाव से जो है सील कर दिया गया है। जी, इसमें और कौन कौन से विभाग शामिल थे, किस तरह से हुआ? इसमें हमारे साथ में जो है पुलिस विभाग सीओ साहब थे, साथ ही समाज कल्याण विभाग से थे और बीओ साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो सभी विभागों ने जो है संयुक्त रूप से जो है कार्रवाई की है। इसके अलावा अभी जो है जांच इसमें चल रही है। यदि इस तरह से कोई बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकरण के जो है कोई भी मदरसा संचालित किया पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में स्वर्गाश्रम गद्दी के पास 10 मार्च की रात को सड़क किनारे सो रहे संत बाबा पर अज्ञात बदमाश द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय संत समाज में आक्रोश फैल गया। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने 3 टीमों का गठन कर छानबीन शुरू की। पुलिस ने करीब 70 सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों की पहचान की और देर रात चौकी प्रभारी उत्तम रमुला के नेतृत्व में टीम ने आस्थापत ऋषिकेश से आरोपी धर्म सिंह राणा को गिरफ्तार किया। धर्म सिंह का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की पहाड़ के लोगों के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के बाद उनके इस्तीफे को कांग्रेस ने जन आक्रोश का नतीजा बताया है। कांग्रेस नेता प्रताप भंडारी ने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहले भी अंकिता भंडारी प्रकरण और चौराहे पर एक व्यक्ति की पिटाई के मामले में विवादों में रह चुके हैं। भंडारी ने कहा कि पहाड़ के लोगों के लिए उनकी अमर्यादित टिप्पणी पर भाजपा को जन आक्रोश को देखते हुए यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग इसे पहाड़ और मैदान की लड़ाई का रंग दे रहे हैं, जो मूर्खतापूर्ण है। भंडारी ने जोर देकर कहा कि पढ़ा लिखा समाज अमर्यादित आचरण को स्वीकार नहीं कर सकता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पहाड़ के आंदोलनकारियों को सड़क छाप कहने को भी उन्होंने अमर्यादित आचरण बताया। उन्होंने कहा कि पहाड़ के स्वाभिमान की लड़ाई जारी रहेगी और इसका असर 2027 में भाजपा सरकार पर पड़ेगा। अब ये ऐसा है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो है भाई इससे पहले भी कई बार वो जो है अमर्यादित व्यवहार कर चुके हैं। जब अंकिता भंडारी प्रकरण सामने आया था तो उस समय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि भाई जो है वीआईपी व्यक्ति नहीं होता है, वीआईपी कमरा होता है। तो ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी कई बार और भी कई चीज़ें, जैसे सुरेंद्र नेगी को उन्होंने चौराहे पे पीटने का काम किया। उसके बाद जो है विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने किस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो बातें बोली हैं उससे तो उनको मंत्री पद से तो उनको जाना ही तय था। भाई अब लोग अगर उनके जो हमारे प्लेन्स के जो भाई हैं वो अगर इसको पहाड़वाद और प्लेन्सवाद करना चाहते हैं तो ये उनकी मूर्खता है। भाई एक बात बताओ, इसमें प्लेन्सवाद का क्या मतलब बनता है? इसमें सीधा सीधा ये है कि भाई उन्होंने जो है गलत आचरण किया है और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके बाद उन्होंने उनसे इस्तीफा ले लिया है। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।